आप देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चक्रवात से दक्षिण गुजरात के 42 गांव अलर्ट पर, एनडीआरएफ की 11 टीमों को अलर्ट कर दिया गया। अमित शाह गुजरात दौरे पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कच्छ और गुजरात के लिए बड़ी चिंता, चक्रवात बिपारजॉय ने बदला रास्ता। जिले के 3 तालुकों के 42 गांवों को अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका जताई जा रही। राजस्थान में सब ठीक ठाक है, पायलट नहीं बना रहे हैं कोई नई पार्टी, अफवाह है ये सब, बोले वेणुगोपाल। अध्यादेश का बहाना, 2024 पर निशाना, एक बार फिर रामलीला मैदान पर केजरीवाल। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के अवैध स्मारक पर चला बुलडोजर, कार्रवाई के बाद सख्त सुरक्षा व्यवस्था। से पकड़े गए 3 संदिग्धों की पेशी आज, आईएसआईएस से जुड़े होने के मिले थे सबूत, 14 दिन की रिमांड के बाद जा सकते हैं जेल। ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में चक्रवात गुजरात तट से टकराने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन चक्रवात अरब सागर में उत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात का असर शुरू हो गया है, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। अरब सागर से उठे तूफान बिपारजॉय की तीव्रता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पहले तूफान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन अब ये तूफान 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। तूफान को लेकर दक्षिण गुजरात के 42 गाँवों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 11 टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बिपारजॉय के प्रभाव से प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश के हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों से सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की आशंका है। फिर बिपारजॉय चक्रवात के बाद राज्य में गरज के साथ बारिश होगी। इसकी स्थिति को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत की गई है। 5 दिनों के पूर्वानुमान में पहले ही 35 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना बताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जून से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पे हैं, जिस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर और सिद्धपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मना रहे और संगठन उत्सव कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। गुजरात में शनिवार से बीजेपी के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नड्डा पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, जिसके तहत गुजरात के सभी लोकसभा सीटों पर जनसभाएं भी की जा रही है। इसके अलावा विशेष नागरिक संपर्क प्रबोधन सम्मेलन भी होगा, जिसमें विकास कार्यों के साथ साथ फिर से लोगों तक पहुंचाया जाएगा और लोगों से बातचीत की जाएगी। साथ ही विधानसभा स्तर पर विभिन्न सम्मेलनों को आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है, जिसमें अहमदाबाद के टैगोर हॉल में भाजपा प्रदेश CR पाटिल की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल व राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े मौजूद रहे और मार्गदर्शन दिए। बैठक में भाजपा ने 9 साल बेमिसाल के नारे के साथ लोगों तक पहुँचाने का संकल्प किया गया है। साथ ही इस नारे को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जून से गुजरात दौरे पे हैं। अमित शाह गांधीनगर और सिद्धपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मना रहे संगठन उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चक्रवाती तूफान बिपारजॉय पाकिस्तान से जाखू दिशा की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार रात तक पश्चिमी दिशा में बढ़ता रहा, यानी सभी मॉड्यूल्स इस पूर्वानुमान का समर्थन कर रहे थे कि यह पाकिस्तान से ईरान और ओमान की ओर मुड़ेगा। लेकिन गुजरात के मौसम विभाग के अनुसार बिपारजॉय ने रात भर में समुद्र में अपना रुख बदल लिया है और उत्तर पश्चिम की बजाय उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया है। इस बीच सौराष्ट्र, कच्छ और आसपास के जिलों में 11 से 14 जून के बीच 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की असंभव बताई जा रही है। बंदरगाह प्रशासन ने आज से ही विशेष चक्रवात नियंत्रण कक्ष शुरू करने का प्रयास कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सिग्नल से सभी स्टेशनों, बंदरगाह प्रशासन और विभाग प्रमुख और राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से स्थिति के अनुसार दिशा और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मौसम विभाग के निर्देश के बाद सौराष्ट्र में आपदा विभाग ने एडवांस प्लानिंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निकालने के लिए सिस्टम को भी अलर्ट कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर घोघा हजीरा रो पैक्स फेरी सेवा के 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान बिपारजॉय तेज हो गया, जिसके चलते शुक्रवार को दमन के तट पर सिग्नल 2 जारी कर दिया गया है। सिग्नल 2 यानी कि समुद्र में तूफान हो रहा है। कंडाला पोर्ट ने सुरक्षा के लिए जहाजों के प्रवेश को बंद कर दिया है। अरब सागर में बन रहे चक्रवात बिपारजॉय के प्रभाव के बाद समुद्र में अशांत होने की संभावना के बीच वलसाड़ जिला प्रशासन और पुलिस को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। वलसाड़ में तिथल बीच शुक्रवार को 14 जून के लिए बंद कर दिया गया है। समुद्र तट पे पुलिस की मौजूदगी को भंग कर दिया गया है। साथ ही किसी भी समुद्र तट पर जाने पर रोक लगा दिया गया है और पर्यटकों को लौटा दिया गया है। देश के पश्चिमी राज्यों के लिए चिंता बनी रहेगी। चक्रवाती तूफान बिपारजॉय ने अपनी दिशा आंशिक रूप से बदल ली है और फिर कच्छ और गुजरात के लिए चिंता का स्तर बढ़ गया है। सूत्र के मुताबिक अब बिपारजॉय पाकिस्तान के जाखू दिशा की ओर बढ़ रहा है। अरब सागर में सक्रिय चक्रवात के कारण 10 जून से 13 जून तक दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़, डांग, तापी, भरूच, दमन, दादरा नगर हवेली जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं तारीख 11 को 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 से 13 तारीख को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान बताया गया है। जबकि समुद्र में धाराएं देखी जा सकती है, जिसे समुद्र उबड़ खाबड़ हो रहा है और ऊंची लहरें उठ रही है। मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक लगा दिया गया है, जबकि डुम्मर, सुवाली, डभारी समेत बीच कल से बंद कर दिए गए हैं। तालुका के 42 गांवों को अलर्ट के साथ एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। अरब सागर में सक्रिय चक्रवात के कारण 10 जून यानी आज से 13 जून तक दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़, डांग, तापी, भरूच, दमन, दादरा नगर हवेली जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। कांग्रेस ने शुक्रवार को इन अफवाहों को खारिज कर दिया है कि उनके नेता सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि 11 जून को अपनी खुद की पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव के सीए वेणुगोपाल ने कहा कि वह राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री के संपर्क में है और कहा कि पार्टी एकजुट है और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा कि नई पार्टी बनाने के मुद्दे पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, लेकिन पायलट की मांगे यथावत है। हालांकि पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा कि वह उन मुद्दों का समाधान चाहते हैं जो उन्होंने उठाए हैं, खासकर उनकी मांग कि अशोक गहलोत सरकार पिछली भाजपा सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। पायलट के करीबी नेताओं ने कहा कि उन्होंने एक सिद्धांतपूर्ण स्थिति ले ली है और यह पदों के बारे में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पे उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार के अलावा पायलट की 2 अन्य मांगे में राजस्थान लोकसभा आयोग का पुनर्गठन और इनमें से नई नियुक्तियां करना और पेपर लीक के बाद सरकारी भर्ती परीक्षा रद्द होने से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा शामिल था। वेणुगोपाल ने कहा कि मैं अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। हकीकत ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ चर्चा की और उसके बाद हमने कहा था कि हम साथ चलेंगे। कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है, कोई दरार नहीं। पायलट द्वारा नई पार्टी बनाने की खबरों के बारे में विशेष रूप से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि वह पायलट से मिले रहे हैं और हाल ही में पायलट के संपर्क में है। उन्होंने मीडिया से भी आशावादी रहने और ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करने को कहा। वेणुगोपाल ने कहा है कि आपको किसने कहा वह पार्टी से बाहर जा रहे हैं, यह काल्पनिक है, अफवाहें हैं। इन अफवाहों पर विश्वास न करें, आशावादी बने, चिंता न करें, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी।
यह टिप्पणी इन अटकलों के बीच आई है कि पायलट रविवार को दौसा में पुण्यतिथि पर अपने पिता को श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम में अपनी पार्टी या अपनी भविष्य की योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि साल 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही अशोक गहलोत और पायलट सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके बाद उनकी पार्टी की राज्य इकाइयों अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पदों से हटा दिया गया था। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत खत्म हो नहीं रही। सचिन पायलट ने ऐलान किया था कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन वेणुगोपाल ने इसे अफवाह करार दिया है। कभी राजनीति में न जाने की बात करने वाले केजरीवाल अब पार्टी बनाकर राजनीति में उतरे तो ऐसी शानदार एंट्री की सभी दंग रह गए। अब 12 साल केजरीवाल फिर से उसी रामलीला मैदान में लौट रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने रविवार 11 जून को रामलीला मैदान पर बड़ी रैली बुलाई है। शपथ ग्रहण समारोह को छोड़ दिया जाए तो अन्ना आंदोलन के बाद ये पहला मौका है जब केजरीवाल रामलीला मैदान पर किसी राजनीतिक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। उनकी पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इस बार जब वे रामलीला मैदान पे होंगे तो पहले के कई साथी उनके साथ नजर नहीं आएंगे। कुछ साथ नहीं है तो कुछ जेल में है, जिनमें सबसे विश्वसनीय और करीबी माने जाने वाली मनीष सिसोदिया भी हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये रैली उसके नए अध्यादेश के खिलाफ जन समर्थन इकट्ठा करने के लिए है, जिसके जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करने की कोशिश की गई है। हालांकि राजनीति विशेषज्ञ इसे 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल की अभियान की शुरुआत के तौर पे देख रहे हैं। केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई छिपी बात नहीं रही। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली तो पार्टी को 13% वोट मिले। इस प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने में सफल रही। अगर ये कोई और वक्त होता, मंत्रियों पर दबाव न होता तो शायद केजरीवाल अपना अभियान किसी और राज्य में शुरू करते। लेकिन केजरीवाल को इस मुश्किल समय का अंदाजा है और वे ये भी जानते हैं कि अगर बाकी कितों में जीतना है तो दिल्ली का गढ़ पहले मजबूत करना होगा। यह वही वजह है इस रैली के बहाने उनकी राष्ट्रीय राजनीति में संदेश देने की कोशिश तो होगी, लेकिन साथ ही वो अपनी धमक भी दिखाना चाहते हैं कि जनता की नजर में बॉस हम ही है। एक वजह और भी है, अभी भी राज्यों में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा उस तरह से मजबूत नहीं है कि वह बड़ी रैलियों को आयोजित कर सके। आगामी लोकसभा चुनाव में साल भर से भी कम का वक्त रह गया है। इस समय विपक्षी दल पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में जहां सभी दलों ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी है, केजरीवाल पिछले 20 दिनों के केंद्र के नए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन पाने के लिए अलग अलग राज्यों में नेताओं से मिल रहे हैं। रामलीला मैदान में होने वाली रैलियों केजरीवाल के लिए सही मौका है, जिसमें वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैलेंजर के तौर पे दिखा सके। उनकी पार्टी ने इसके लिए माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली से आप विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि सभी जनता के मोदी का रथ कौन रोक सकता है। दिल्ली हो या पंजाब, जहां भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, उसने कांग्रेस को भी हटाकर अपनी जगह तैयार कर ली है। गुजरात विधानसभा में पार्टी को मिले वोट भी बताते हैं कि नुकसान बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को ही हुआ है। आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले, जबकि 2017 मुकाबले में कांग्रेस को करीब इतनी ही फीसदी वोट का नुकसान हुआ था। यही वजह है कि केजरीवाल को समर्थन देने पर कुछ नहीं कहा। हालांकि केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, लेकिन दोनों ने अभी तक उनके पत्ते नहीं खोले। ऐसे में रविवार को होने वाली केजरीवाल की रैली पर सभी की नजर है। कांग्रेस को लेकर क्या रुख अपनाते हैं इस रैली पर, इसीलिए भी सभी की नजर होगी, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद 23 जून को बिहार में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। केजरीवाल को भी इन्होंने न्योता भेजा है। अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐसे समय में दिल्ली के रामलीला मैदान पर रैली बुलाई है, जब भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनकी पार्टी पहली बार दबाव में है। दिल्ली का रामलीला मैदान वो जगह है जिसने 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का खास चेहरा बना दिया था। वो अन्ना आंदोलन का समय था, जब रामलीला मैदान के मंच से जब अरविंद केजरीवाल बोलते थे तो उस समय कोई नेताओं जैसी बात नहीं थी, लेकिन अब उन्हें हर कोई सुनना चाहता है। खुले शहर के बीच चौक पर बने टीपू सुल्तान के एक अवैध स्मारक पर बुलडोजर चला दिया गया।
स्थानीय हिंदू संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने शिकायत की थी कि ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिम के स्थायी विधायक फारूक अनवर शाह ने धुले चौक में बीच सड़क पर टीपू सुल्तान का अवैध स्मारक बनवाया था। इस शिकायत के बाद स्मारक पर बुलडोजर चला दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस स्मारक को हटाने की मांग करते हुए गृह मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भी लिखा था। इसके साथ ही एनसीपी और नगर निगम धुले के आयुक्त को भी पत्र लिखा गया था। शिकायत के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कार्रवाई के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। धुले शहर में नगर निगम ने डीमार्ट से बाईपास हाईवे तक 100 की सड़क बनवाई और उसी सड़क के बीच टीपू सुल्तान का स्मारक भी बनवा दिया। भाजपा युवा मोर्चा ने स्मारक को लेकर शिकायत की और कहा था कि टीपू सुल्तान के स्मारक को वहां से हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही भाजयुमो ने पत्र में विधायक फारूक शाह के खिलाफ की कार्रवाई की मांग की थी। बता दें कि कुछ दिन पहले धुले के एक मंदिर में तोड़फोड़ कर दी गई थी, जिसके बाद शहर के लोगों ने नाराजगी देखने को मिली। वहीं अब स्मारक हटाने जाने के बाद धुले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है। महाराष्ट्र के धुले जिले में बीच सड़क पर बने अवैध टीपू सुल्तान की स्मारक पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इसका निर्माण AIMIM विधायक ने करवाया था। पहली पेशी में कोर्ट ने सैयद मयूर अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद को 7 दिन की रिमांड के लिए ATS सौंप दिया था। इसके बाद 3 जून को पेश करने के बाद 10 जून तक रिमांड मिली। तीनों को 26-27 मई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और मध्य प्रदेश के ATS ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा था। इन पर ISIS से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर काम करने का आरोप है। टीम ने जबलपुर में 13 जगहों पे छापेमारी की थी। धारदार हथियार, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे। NI के प्रवक्ता ने बताया कि अगस्त 2022 में आरोपी मोहम्मद आदिल खान का नाम जांच एजेंसी की जानकारी में आया था। तब ये उनकी जांच की जा रही थी। ISIS समर्थक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। NI ने 24 मई को मामला दर्ज किया था। आदिल और उसके सहयोगी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही जमीनी प्रोग्राम दावा के जरिए ISIS के प्रचार प्रसारक में शामिल होने का आरोप है। यह मॉड्यूल स्थानिक मस्जिदों और घरों में बैठक के करता था और देश में आतंकवाद फैलाने की साजिश रच रहा था। खान को यूट्यूबर चैलेंजेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। जांच से पता चला कि तीनों आरोपी कट्टरपंथी थे। इसके मंसूबे हिंसक जिहाद को अंजाम देते थे। वे फंड जमा करके ISIS प्रचार सामग्री का प्रसार करते थे, युवाओं को भर्ती करे और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से हथियार और गोला बारूद खरीदने की भी कोशिश करते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पे रहेंगे। तय कार्यक्रम के तहत शाह शनिवार सुबह गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे। यहाँ वे कई बैठकों में शामिल होंगे। दोपहर को ये यहाँ से महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री नांदेड़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाह की रैली में नांदेड़ में भाजपा के महीने भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके साथ ही वे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। बता कि नांदेड़ कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व CM अशोक चव्हाण का गढ़ माना जा रहा है। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन के आखिरी समय बिताया था, इसलिए लिहाजा से यह जगह सिखों के लिए भी खास है। अमित शाह यहाँ नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। शनिवार की रात में अमित शाह चेन्नई पहुंचेंगे। 11 जून को यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ अमित शाह तमिलनाडु के वेलोर में एक रैली करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु में भाजपा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर 66 जनसभा संबोधित करेंगे, जो 1 महीने तक चलेगी। 11 जून की शाम अमित शाह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जाएंगे, वहां एक जनसभा करेंगे। इसके बाद दिल्ली लौट आएंगे। गुजरात में मौजूद ISI के मॉड्यूल का भांडाफोड़ हो चुका है। ATS ने ऑपरेशन करके 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक महिला भी शामिल है, उनसे पूछताछ की जा रही है। गुजरात से जहां ATS ने ISIS के मॉड्यूल को पकड़ा है, एक महिला समेत 4 लोगों को पोरबंदर से दबोचा गया, जबकि एक और शख्स को पकड़ने के लिए टीम छापेमारी कर रही है। इस मामले में सुमैरा नाम की सूरत की एक महिला भी गिरफ्तार हुई है। बताया जा रहा है कि बाकी राज्यों में भी नेटवर्क फैला था। पकड़े गए 4 लोग ISIS के सक्रिय ग्रुप के सदस्य थे, जिनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई प्रतिबंधित चीजें मिली। चारों ISIS के साथ जुड़ने के लिए भागने की फिराक में थे।
पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और सीमा पार उनके आकाओं के इशारे पर रेडिकलाइज हुए थे। बताया जा रहा है कि डीआईजी दीपू भद्दन ने और एसपी सुनील जोशी की अगुवाई में देर रात से पोरबंदर में ऑपरेशन चला। पिछले कुछ समय से एटीएस के पास इनपुट था। आरोपियों के तभी से पहचान कर ली गई थी और सभी पर नजर रखी जा रही थी। एटीएस की टीम ने पोरबंदर से आईएसआईएस के मेंबर्स को पकड़ा। इनका नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित चीजें मिली। हाल ही में एनआईए ने एमपी में 3 लोगों को अरेस्ट करके आईएसआईएस से जुड़े एक आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जन आदेश।